Hello students, I'm your guest lecturer Shamira Khatun and this is your channel Diploma Chemical Engineering classes. Today we are discussing here Process Plant Utilities Chapter 1 Importance of Water Part 3. Requisites of industrial water and its uses. The water required in the industry mainly depend on the type of industry which are existing in the city. यानी वाटर का कितना रिक्वायरमेंट है ये आपका बताएगा कि वो इंडस्ट्री किस तरह की है और इंडस्ट्री किस एरिया में है, किस सिटी में है या किस गांव में है. द वाटर रिक्वायर्ड बाय फैक्ट्रीज, पेपर मिल, क्लॉथ मिल, कॉटन मिल, बेवरेज, शुगर रिफाइनरीज एक्सेट्रा कम्स अंडर इंडस्ट्रियल यूजेज. इन सब इंडस्ट्रीज में वाटर का बहुत यूज होता है. द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज इज अराउंड 20 to 25% ऑफ द टोटल डिमांड ऑफ द सिटी. यूजेज ऑफ वाटर इन बाय इंडस्ट्रीज तीन कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है. फर्स्ट है फॉर मेन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, सेकेंड है आपका फॉर एक्टिविटीज असिस्टिंग द मेन प्रोसेस, जैसे कूलिंग हो गया, हीटिंग हो गया, फायर फाइटिंग हो गया, वॉशिंग हो गया एक्सेट्रा. और फॉर बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे हम लोग पियेंगे या वर्कर यूज करेंगे, सैनिटरी हो गया, गार्डनिंग हो गया एक्सेट्रा. स्पेसिफिक क्वालिटीज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन मेजर इंडस्ट्री, जैसे फर्स्ट नंबर पे आप देख लीजिए पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में बहुत वाटर यूज़ किया जाता है. तो उसमें आपका वाटर का क्या क्वालिटी होनी चाहिए. वाटर शुड नॉट कंटेन कैल्शियम, मैग्नीशियम सॉल्ट्स एंड सिल्का, आयरन एंड टर्बिडिटी. ये सब आपके उसमें उस वाटर में नहीं होने चाहिए. ब्रेवरीज इंडस्ट्रीज होंगी तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, आपका एल्कलिनिटी नहीं होना चाहिए. लॉन्ड्री इंडस्ट्री होंगी तो ऑब्वियसली फ्री फ्रॉम हार्डनेस होना चाहिए, मैग्नीज एंड आयरन से फ्री होना चाहिए. टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो शुड बी सॉफ्ट. ऑब्वियसली सॉफ्ट वाटर हमने पढ़ाई था कि सॉफ्ट वाटर आपका कम सोप यूज करता है, तो शुड बी सॉफ्ट एंड फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, फ्री फ्रॉम आयरन, मैग्नीज एंड टर्बिडिटी. बॉयलर फीड वाटर है तो ऑब्वियसली शुड हैव जीरो हार्डनेस, यानी बिल्कुल हार्डनेस नहीं होनी चाहिए, एंड फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन एंड डिजॉल्व्ड गैसेस. मेथड्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, तो पहला मेथड है कोगुलेशन बाय आयरन कंपाउंड लाइक एलम. तो कोगुलेशन है क्या, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको उसके फिगर के हिसाब से समझाऊंगी कि होता क्या है कोगुलेशन, तो आपको इजी हो जाएगा समझना. कोगुलेशन इज अ केमिकल प्रोसेस फॉर रिमूविंग पार्टिकल्स इन सस्पेंडेड और कोलाइडल फॉर्म. Coagulation is a process used to neutralize charge and form a gel mass to trap particle, thus forming a mass large enough to settle or be trapped in the filter. अब देखिए फिगर से आपको समझ में आएगा कि हमने कोई टैंक लिया, ये इम्प्योर वाटर है, रॉ वाटर है आपका, हमने ले लिया, इसमें हम कोगुलेंट ऐड करेंगे और आपका कोगुलेंट क्या है, एलम है. अब हमने कोगुलेंट ऐड किया, फिर हमने थोड़ा मिक्सिंग किया. मिक्सिंग करने के बाद क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएंगी. देखिए सेकेंड फिगर में देखिए ये प्रेसिपिटेट होना शुरू हो गई, कोगुलेशन स्टार्ट हो गया आपका. फिर ये स्टार्ट हो गया, ये धीरे 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 आपकी प्रेसिपिटेट पूरी तरह से हो जाएंगी और सेटल हो जाएंगी बॉटम में. प्रेसिपिटेड एंड ट्रैप्ड इम्प्योरिटीज सेटल टू द बॉटम. तो ये आपका कोगुलेशन कहलाता है, यानी जो भी इम्प्योरिटीज थी वो कलेक्ट होके एक साथ में एक दूसरे के साथ में चिपक जाएंगी और चिपकने के बाद में प्रेसिपिटेट होके नीचे जमा हो जाएंगी. फिर हम सेडिमेंटेशन यूज़ करते हैं, तो ये जितना भी इम्प्योरिटीज़ है या फिल्टर यूज़ करेंगे तो वो उसके फिल्टर के ऊपर ही ट्रैप्ड हो जाएंगी ये सारी इम्प्योरिटीज़, तो आपको क्लियर वाटर मिल जाएगा. कोगुलेंट सिलेक्शन, यानी कोगुलेंट का हम सिलेक्शन कैसे करें. द चॉइस ऑफ कोगुलेंट केमिकल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड टू बी रिमूव्ड, यानी जो हमें सॉलिड्स रिमूव कर रहे हैं उन पे डिपेंड करेगा, रॉ वाटर की कंडीशन पे डिपेंड करेगा, आपकी डिज़ाइन पे डिपेंड करेगा, एंड कॉस्ट ऑफ द केमिकल पे भी डिपेंड करेगा. और कोगुलेंट कितने तरीके के होते हैं. इनऑर्गेनिक कोगुलेंट क्या है, देखिए inorganic coagulants such as aluminium and iron salts are the most commonly used, यानी एल्युमिनियम और आयरन के सॉल्ट्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. when added to water these highly charged ion to neutralize the suspended particles. ओके सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स को ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं. द इनऑर्गेनिक हाइड्रोक्साइड दैट आर फॉर्म प्रोड्यूस शॉर्ट पॉलीमर चेन विच इनहेंस माइक्रोफ्लोक फॉर्मेशन, यानी माइक्रोफ्लॉक में मतलब वही आपका जेल फॉर्म में कन्वर्ट होकर कलेक्ट हो जाते हैं ना, तो फिर वो आपके फिल्टर के ऊपर ही रह जाएंगे, आपके सेडिमेंटेशन करेंगे तो आप अच्छे से इजीली ट्रैप हो जाएंगे. तो कोगुलेशन का पर्पस ही है ना, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ को उसको कलेक्ट करके उसको हटाना. और ये क्या होते हैं इनऑर्गेनिक कोगुलेंट, लो कॉस्ट, वाइडली अवेलेबल,
Removing most suspended solids also remove a portion of the organic precursors. ठीक है, जितने भी organic precursors हैं उनको भी remove करने की ये capability रखते हैं. Inorganic coagulants produce large volume of floc which can also इंट्रैप बैक्टीरिया एज दे सेटल. यानी जो भी वाटर में बैक्टीरिया भी हैं वो इतने बड़े होते हैं ना, मतलब कोगुलेंट जैसे ही हमने डाला तो उनके जो फ्लॉक होते हैं, मतलब जो प्रेसिपिटेट होके मतलब थक्के बनते हैं ना, वो इतने बड़े होते हैं कि उसमें जो बैक्टीरिया है वो भी सेटल डाउन हो जाता है, तो वो भी उसमें ट्रैप हो जाता है. Alum, ferric sulfate and ferric chloride lower the alkalinity and pH reaction for each follows. अब देखिए ये 3 तरीके के हमने आपके कोगुलेंट लिए हैं. ठीक है, एलम हो गया, फेरिक सल्फेट हो गया, फेरिक क्लोराइड हो गया. तो ये कैसे काम करते हैं, मतलब इनकी केमिकल रिएक्शन क्या है आप देखिए. तो एलम हमने डाला, वाटर में आपके जो इम्प्योरिटीज़ है यानी प्रेजेंट है वो क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट. तो ये आपका एलम मतलब एल्युमिनियम सल्फेट हमने लिया और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ में जो वाटर में रिप्रेजेंट है इसने रिएक्शन किया और आपका बनाया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम सल्फेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, सेकेंड में हमने फेरिक सल्फेट लिया है. तो फेरिक सल्फेट अगर हम कोगुलेंट लेते हैं तो ये आपका वही बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करके फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेगा एंड सेम वही रहेगा. फेरिक क्लोराइड अगर हम लेते हैं तो फेरिक क्लोराइड क्या करेगा कि FeCl3 से इसको डिनोट करते हैं. तो ये हमने फिर से वही कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ में जो आपके बाइकार्बोनेट्स हैं, सॉल्ट्स हैं, उनके साथ में रिएक्ट करके आपका FeOH का होल थ्राइस प्लस 3CaCl2 प्लस 6CO2. ठीक है, ये आपका CaCl2 क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है और ये आपका क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है. तो इसमें ये रिएक्शन में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ, सेम वही रिएक्शंस रहती हैं. तो आपका 3 हमने आपको बता दिया, ये हम कोगुलेंट यूज़ करते हैं. एलम हो गया, फेरिक सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, किसका, फेरिक क्लोराइड. ओके, तो इसके अलावा भी एक पॉलीमर होता है, हम पॉलीमर आपको उसके बारे में भी बताती हूँ मैं. अब हम पॉलीमर कोगुलेंट की भी बात कर लेते हैं. इनऑर्गेनिक कोगुलेंट में हम लोगों ने एलम, फेरिक सल्फेट एंड फेरिक क्लोराइड के बारे में तो पढ़ ही लिया. तो पॉलीमर क्या है, पॉलीमर लॉन्ग चेन हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक केमिकल है, मोर इफेक्टिव ओवर अ वाइड pH रेंज देन इनऑर्गेनिक कोगुलेंट. इनऑर्गेनिक कोगुलेंट से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है. दे कैन बी अप्लाइड एट लोअर डोज, यानी छोटा सा ही डोज देने पे हमारा काम हो जाएगा, फ्लॉक बन जाएंगे आपके और प्रेसिपिटेट हो जाएगा. डू नॉट कंज्यूम एल्कनिटी, एल्कनिटी को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाता. दे प्रोड्यूस अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ मोर कंसनट्रेटेड रैपिडली सेटलिंग फ्लॉक. Floc formed from use of a properly selected polymer will be more resist to shear, resulting is less carryover and a cleaner effluent. But इतना इफेक्टिव तो है, अब इफेक्टिवनेस के साथ में बहुत ही एक्सपेंसिव भी है. और इसका देखिए एग्जांपल देख लीजिए, हम क्या यूज़ करते हैं, पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसको हम पैक भी बोलते हैं. ये Al2OH का होल थ्राइस Cl3. कोगुलेशन की छोटी सी डेफिनेशन और ये देख लेते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छे से मैंने एक छोटे से फॉर्म में लिखी है. कोगुलेशन इज द डीस्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइड्स बाय एडिशन ऑफ केमिकल्स दैट न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज बाय रैपिड मिक्सिंग. यानी जब हम रैपिड मिक्सिंग करते हैं केमिकल ऐड करने के बाद में, तो क्या करता है वो केमिकल, आपके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है. द केमिकल आर नोन एज कोगुलेंट, यूजुअली हायर वैलेंस कैटायन सॉल्ट, जैसे एल्युमिनियम के हो गए सॉल्ट्स, आपके आयरन के सॉल्ट्स हो गए एक्सेट्रा. फ्लोकुलेशन इज द agglomeration of destabilized particle into a large size particle known as flocks by slow mixing, which can be effectively removed by sedimentation or flotation. तो फ्लोकुलेशन में और कोगुलेशन में अंतर क्या है, कोगुलेशन में क्या होता है कि रैपिड मिक्सिंग होती है, बहुत ही हम फास्टली मिक्सिंग करते हैं, तो जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो आपके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. और फ्लोकुलेशन में क्या होता है, जो आपके फ्लॉक हैं वो बड़े साइज में अब कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं. स्लो मिक्सिंग होती रहेगी, वो बड़े कन्वर्ट होंगे और वो फिर बाद में सेडिमेंटेशन के थ्रू या फ्लोटेशन के थ्रू उसको हटा दिया जाता है. सेडिमेंटेशन में क्या होता है, सेडिमेंटेशन और क्लैरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लेटिंग सस्पेंडेड मटेरियल सेटल बाय ग्रेविटी. Suspended material may be particles such as clay or slits
ओरिजिनली प्रेजेंट इन द सोर्स ऑफ वाटर, यानी जो हमारे वाटर में प्रेजेंट है जितने भी आपकी इम्प्योरिटीज, उसको क्या करेगा, सेटल डाउन करेगा बाय ग्रेविटी। पर्पस ऑफ सेडिमेंटेशन, तो पर्पस ऑफ सेडिमेंटेशन क्या है? द पर्पस ऑफ सेडिमेंटेशन इज टू एनहेंस द फिल्ट्रेशन प्रोसेस बाय रिमूविंग पार्टिकुलेट्स, यानी फिल्ट्रेशन से पहले हम सेडिमेंटेशन कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फिल्टर लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, उससे आपको ज़्यादा फिल्टर पे जोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली किसी फिल्टर की लाइफ अगर 6 महीने है और आपने उसमें एकदम ही गंदा पानी यूज़ कर रहे हैं, आप सेडिमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, फिल्टर जल्दी चोक हो जाएगा। फिल्टर जल्दी चोक होगा, आपको फिल्टर फिर से नया लगाना, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है ना कि हम नया फिल्टर चेंज करें, उससे पहले हम सेडिमेंटेशन करके वाटर को ट्रीट करके, पहले से प्री ट्रीट करके फिर फिल्टर यूज़ करें, तो हमारी फिल्टर की लाइफ बच गई, हमारा कॉस्ट बच गया। बेनिफिट क्या है? द सेडिमेंटेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू रिड्यूस पार्टिकल्स concentration in the water. The advantage of sedimentation is that it minimizes the need for coagulation and flocculation. Typically chemical are needed by coagulation and flocculation, but improved sedimentation control the need of addition chemical, यानी हमें ज़्यादा केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए हम कोगुलेशन कर रहे हैं, कोगुलेशन से पहले अगर हमने सेडिमेंटेशन कर दिया तो जो पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो पहले ही हमारी जितनी रिमूव हो सकती है उतनी रिमूव होगी। अब उसमें जो बचा खुचा इम्प्योरिटीज़ होगा उसके लिए हमें केमिकल, जो हम उसमें कोगुलेंट ऐड करेंगे तो हमें कम क्वांटिटी में ऐड करना पड़ेगा। जब हम कम क्वांटिटी में ऐड करेंगे ऑब्वियसली हमारी फिर से कॉस्ट यहाँ पे बेनिफिट मिला। ये देखिए हमने आपको सेडिमेंटेशन का एक फिगर बना के दिखाया है कि कैसे होता है सेडिमेंटेशन। ये देखिए, ये आपकी इम्प्योरिटीज़, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं और हमने ग्रेविटी के थ्रू छोड़ दिया तो क्या होगा, ये मान लीजिए हमने मिट्टी ली, ठीक है, मिट्टी वाला पानी होता है, आप क्या करते हैं, बकेट में छोड़ देते हैं, नीचे सारी मिट्टी बैठ जाती है, बालू बैठ जाती है, वही सेडिमेंटेशन ही किया आपने। क्या किया, घरों में आप सेडिमेंटेशन ही तो कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये आपका क्लियर वाटर ऊपर रह गया, नीचे जितने भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ थी वो बैठ गई। अब ये देखिए, ये मैंने एक बताया है कि किस तरह से ये हम सेटलिंग और कंप्रेशन के थ्रू निकलता है। डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग ये हो गया, फ्लोकुलेंट सेटलिंग आपकी इसमें हो गई, ये हिंड्रेड जोन और सेटलिंग कंप्रेशन के थ्रू ये हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को कौन सा पढ़ाऊँ। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ऐसी और वीडियो आपके लिए बना सकूँ।